हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं द डी एंड एफ ब्लॉक एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फटाफट से हम हेडिंग डालेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो एटम है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आया इसके बारे में जरा जान लेते हैं हम। तो देखो, होता क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सबसे पहले हमने बना दिया एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? ये हमारा है ऑर्बिटल, ठीक है। इस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। मान लो एक हमारा इलेक्ट्रॉन ये है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। एक हमारा इलेक्ट्रॉन ये है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन ये है। एक इलेक्ट्रॉन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करता है, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसका स्पिन हम क्या लिखेंगे कि एक हमारा प्लस हाफ शो करेगा, एक हमारा माइनस हाफ शो करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक को बोलेंगे कि नहीं यही हमारा प्लस हाफ शो करेगा और यही हमारा माइनस हाफ शो करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को भी प्लस हाफ एंड किसी को भी माइनस हाफ बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब ये अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, जब ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट होते रहते हैं तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट इट्स ओन एक्सिस they act as tiny magnet, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और अगर हम इनका स्पिन देखें, देखो ये है हमारा एक ऑर्बिटल जिसमें एक हमारा क्लॉकवाइज है और एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। स्पिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लो प्लस हाफ शो कर रहा है, ये हमारा माइनस हाफ शो कर रहा है। तो इसका स्पिन कैसा हो जाएगा? प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर हमारा हो जाएगा 0। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन ऑर्बिटल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में है तो उसका स्पिन हमेशा 0 होगा, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। समझेंगे कि डायामैग्नेटिक होता क्या। बट यहाँ पे ये समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन ऑर्बिटल, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका स्पिन कैसा हो जाएगा? उसका स्पिन हमेशा कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड दे आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक इन नेचर, एंड दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक इन नेचर। और ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। लेकिन क्या हो अगर पेयर्ड ना हो, अनपेयर्ड ही हो जाए? तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मींस उसका स्पिन 0 नहीं होगा, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, ऐसा ही होगा। सो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इन ऑर्बिटल मींस स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका जो स्पिन है वो 0 की इक्वल
नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब हम समझेंगे कि ये डायामैग्नेटिक है क्या, पैरामैग्नेटिक क्या है, इसके बारे में। ठीक, चलो, क्या है हमारा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें ऑलरेडी एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे, है ना। अगर वो पेयर्ड फॉर्म में है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आप लेकर आएंगे तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो उस फील्ड से अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाए, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हैं। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक substance diamagnetic substance are not affected by the magnetic field, है ना, not affected by the magnetic फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कितना वीक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये ऑलरेडी अपने पेयर्ड फॉर्म में है। और जो अपने पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, किसी के साथ पार्टिसिपेट करना पसंद ही नहीं करते हैं, इसीलिए डायामैग्नेटिक आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। नेक्स्ट है हमारा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दे अफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो, पहले ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि वी हैव एन आयरन, ठीक है, हमारे पास एक आयरन नेल है। क्या आयरन नेल मैग्नेट है? नहीं है आयरन नेल मैग्नेट। लेकिन अगर हम उसके पास मैग्नेट लेकर आए, अगर हम आयरन नेल के पास मैग्नेट लेकर आए तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी ड्यू टू दैट मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट जो है अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट करेगा, है ना। हर एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही एक आयरन भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक आयरन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको अफेक्ट कर दिया। किसको अफेक्ट कर दिया? उस आयरन को अफेक्ट कर दिया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो वो कैसा सब्सटेंस है? वो एक तरीके का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे अफेक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे एक्ट एज अ मैग्नेट। लेकिन कब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा? जब तक वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे ही यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मैग्नेट हटा दिया, तो वो जो आयरन है वो फिर से आयरन की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा, फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझ में आया? देखो, डायामैग्नेटिक में कितना भी मैग्नेटिक फील्ड आप लेकर आ जाओ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, जो कि आयरन है, जो मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो खुद एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा तो उसकी प्रेजेंस भी हट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस भी हट जाएगी, और वो मेटल, वो जो आयरन है वो फिर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पे एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली अफेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अगर हम वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी हटा देंगे तो भी वो जो मेटल है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा इफेक्ट हटाने के बाद भी।
तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एक और एग्जांपल समझो कि हमें पता है कि जो आयरन नेल है वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैग्नेट की प्रेजेंस में रखने से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। आपको भी पता है कि जो हम बहुत लंबे टाइम तक किसी आयरन को मैग्नेट के साथ रखते हैं तो उसके अंदर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि अगर हम वहां से मेटल को, ये मैग्नेट को हटा दें तो भी उस आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या ये समझ में आया कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? यस, so ferromagnetic substances are strongly affected by the magnetic field. Ferromagnetic substance are strongly affected by the magnetic field, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अफेक्ट होता है। वंस मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, अगर हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी देंगे, दे स्टिल possess मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। once if we remove मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे, ठीक है, दे स्टिल possess मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, they still possess magnetic properties। तभी भी इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगे। ओके, क्या इतनी चीजें समझ में आई है? अब मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू। म्यू क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन है, एंड यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट इज बीएम। क्या है यूनिट? बीएम। बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बीएल, ये बीएम क्या है? बीएम इज बोहर्स, और बी मतलब बोहर और एम मतलब मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर्स मैग्नेटॉन। और देखो क्या होता है कि हम चाहे इसका आंसर किस में लिख दें, अगर हमें बोहर मैग्नेटॉन में नहीं लिखना है, ठीक है, अगर हम इसका आंसर किस में लिखना चाहते हैं भाई, मीटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरी यूनिट में लिखना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बोहर मैग्नेटॉन जो है वो किसके बराबर होता है? बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी, 9.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -24। कितना हो जाएगा? 9.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 के बराबर होता है 1 बोहर मैग्नेटॉन। एंड कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट? तो इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। क्या फॉर्मूला है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे क्या है? एन है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसका भी म्यू की वैल्यू, जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, वो कैसा सब्सटेंस हो जाएगा? वो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। और जिसका भी म्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, जिसका भी म्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, पॉइंट में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर म्यू हमारा 0 है मतलब ये डायामैग्नेटिक है, और अगर म्यू हमारा 0 नहीं है मतलब पैरामैग्नेटिक है। तो हम यहाँ से किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि वो अपने जिस भी फॉर्म में है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे स्कैंडियम के बारे में बात करते हैं,
ठीक है, हम यहाँ पे स्कैंडियम के बारे में बात करते हैं। स्कैंडियम अपने कौन से फॉर्म में रहना पसंद करता है? स्कैंडियम अपने 3 पॉजिटिव के फॉर्म में रहना पसंद करता है। नॉर्मल स्कैंडियम का देखो, नॉर्मल स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा 3d1 4s2 है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो ये हमारा 4s0 और 3d0 दोनों के दोनों जो है वो 0 है। इससे पहले वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे, इसके पहले वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे? वो फुल्ली फिल्ड होंगे। यानी कि फुल्ली फिल्ड होने की वजह से क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक, ओके, नाउ लेट्स डू सेकंड। हम यहाँ पे टाइटेनियम ले लेते हैं। टाइटेनियम कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेंगे? तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। नॉर्मल टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा 4s2 3d2। अगर 2 पॉजिटिव की बात करें, मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? खत्म। 4s का इलेक्ट्रॉन हमारा खत्म, सिर्फ 3d में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? देखो जरा, क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? तो 1 2, ये तो दोनों अनपेयर्ड है ना। ये तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैसे कैलकुलेट करें? म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना है भाई, n, और हमारा क्या था? n प्लस 2, यही फॉर्मूला था। सो म्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4, और 4 2 जा 8, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे √8, या फिर यूं कह लो 2√2, यही होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2√2, और √2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो भी मान लो कुछ ना कुछ तो हमारी वैल्यू आएगी। हमको पता चल गया कि ऑल्दो हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। जितना कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जितना कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक, सो as number of unpaired electron as number of unpaired electron increase, its magnetic moment increase। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक, स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबका +2 देख ले, देखो स्कैंडियम हमेशा +3 के फॉर्म में रहेगा। टाइटेनियम बाकी सारे के सबके पास जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है? +2, सब शो करते हैं। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में देखें तब देखो स्कैंडियम के पास 0 है। ठीक है, स्कैंडियम के पास कितने हैं? 0 है। ठीक, टाइटेनियम के पास कितने होंगे? 2, इसके पास 3। यहाँ पे देखो क्रोमियम अगर +2 में है तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? बता दो। टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास, है ना। लेकिन अगर +2 में होगा तो 4, बट अगर +2 का हटा दो तो इसके पास टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंगनीज का देख लो, इसके पास कितने हैं? 5 है ना। यहाँ पे 4 3 2 1 एंड 0, यही होगा।
यही इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि टिल क्रोमियम जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा, फिर यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू पेयरिंग, ड्यू टू पेयरिंग। तो यहाँ पे इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पे इनका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, जरा उसको देखते हैं हम। ठीक है, ये देखो, हाँ, इस टेबल के बारे में जरा बात करते हैं। इस टेबल में हम क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है? सारे के सारे अपने +2 फॉर्म में है, स्कैंडियम अपना +3 फॉर्म में है, उसी फॉर्म में स्टेबल रहता है, ठीक है, उसी फॉर्म में क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि वैसे तो क्रोमियम नॉर्मल भी उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? पहले यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्कैंडियम का 0 है, टाइटेनियम 1, और देखो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव दोनों में शो कर रहा है, 3 पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव में यहाँ पे 2 हो जाएगा। वेनेडियम में 3, क्रोमियम 4, मैंगनीज में 5, आयरन 4, फिर कोबाल्ट 3, निकल 2, कॉपर 1 एंड जिंक में कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। जिंक के पास 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो कैलकुलेटेड है और एक हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, बट दोनों में हम एक चीज देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी जो देखो यहाँ पे मैक्सिमम 5.92 तक पहुंच गया, मैक्सिमम 5.92 तक पहुंच गया। आया कैसे होगा? म्यू इज इक्वल टू √n+2 से, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस से जहां से पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया है ना, जहां से पेयरिंग स्टार्ट हो गई है वहां पे क्या हो जाएगा? फिर से इनका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? कैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? यस। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो टॉपिक है ना, वो होता है कंप्लीट, और सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। एक बार देखते हैं यहाँ से कुछ बच गया है क्या। देखो, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक ये सब हमने पढ़ लिया है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बोहर मैग्नेट और ये, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं, है ना। चलो, तो कलर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, वो कलर बनाते हैं। क्यों कलर फॉर्मेशन करते हैं? ऐसा क्या है भाई जो वो कलर को फॉर्म करेंगे? हाँ, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो हमारे T2G में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया और वो हाइयर एनर्जी लेके अपने Eg के फॉर्म में, मतलब अपने Eg में चला गया। अब वहां पे वो ज्यादा टाइम तो सरवाइव कर नहीं पाएगा, ठीक है, कभी ना कभी उसकी एनर्जी कम होगी, और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा? वो वापस से जमीन पे आएगा, और जब वो जमीन पे आएगा तो वो कुछ कलर रेडिएट करेगा, ठीक है, वो कुछ विजिबल रीजन में कलर रेडिएट करेगा, उसी की वजह से हमको कलर दिखाई देता है। एंड डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं। सो हमें पता है कि ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट हैव n-1 d ऑर्बिटल, ठीक है, ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट, all transitional elements have n-1 d ऑर्बिटल। सारे के सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट के पास n-1 d ऑर्बिटल होता है,
ठीक है, देखो डी ऑर्बिटल में कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल होते हैं एंड कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, इन सब का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हमारा T2G और एक होता है हमारा EG। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ऊपर की साइड होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो नीचे की साइड होगा। लेट्स सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन इन EG इन T2G। ठीक है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ऐसे बढ़ा चढ़ा दिया, इसको बहुत सारी एनर्जी दे दी, तो ये एक्साइट होके कहाँ पे चला जाएगा, ये एक्साइट होके EG में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये एक्साइट होके EG में चला जाएगा कुछ देर वहां रहेगा। ठीक है, कुछ देर वहां पे ये रहेगा। ये क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट हुआ। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे रहा, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर कुछ टाइम के बाद ये अपनी एनर्जी को रिलीज करके वापस से T2G में आ जाएगा एंड शोज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम electron shows de-excitement and release some complementary color de-excite जब वो होगा तो वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो होते हैं इसमें एक्सियल होते हैं, कुछ नॉन एक्सियल होते हैं। जो T2G है हमारा वो नॉन एक्सियल है, ये जो है हमारा नॉन एक्सियल है एंड EG जो है हमारा वो एक्सियल है। ठीक है, बिल्कुल एक्स और वाई पे ही आते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही वो ड्रॉ किए जाते हैं। जबकि T2G में क्या होता है कि एक्स और वाई पे ड्रॉ नहीं किए जाते, उनके साइड साइड में वेकेंट स्पेस में वो ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन होने की वजह से D से D में इलेक्ट्रॉन चला गया, D से D में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो DD ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कलर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पता है क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है कलर शो करने का, जैसे कि यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर डी एक्साइट होके वापस से अपने घर में आ गया, तो इसने कलर शो कर दिया। अगर हमारे पास डायमैग्नेटिक नेचर हो, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर तो कलर शो नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो कलरलेस होने चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, क्या इसके पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसके पास कोई पेयर्ड, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना। 3D भी 0 है, 4s भी 0 है, दोनों के दोनों 0 है, मतलब स्कैंडियम कैसा होना चाहिए था, 3D भी 0 है, 4s भी 0, ये कलरलेस होना चाहिए था। तो देखेंगे कि क्या ये कलरलेस है। फिर दूसरा पता है क्या होता है, अगर हम मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज जो है वो +7 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैंगनीज जो है वो +7 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो अगर मैंगनीज अपने +7 की फॉर्म में हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, 3D 0, 4s 0, मतलब ये भी कलरलेस होना चाहिए, बट ये तो पर्पल कलर का होता है। आपने देखा ना KMnO4, देखो KMnO4, तो +1 x -8, तो x = 7, यहाँ पे मैंगनीज पे +7 आया। KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, कौन से कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, यस, कौन से कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। आप बोलोगे मैम ये तो पर्पल कलर का होता है, पर ये पर्पल कलर का कैसे हो सकता है, ये तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है, और जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये एक्साइट नहीं शो करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा नहीं
तो ये डी एक्साइट नहीं होगा, डी एक्साइट नहीं होगा तो कलर कहाँ से रिलीज करेगा, तब तो ये कलर रिलीज ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ना हम क्या देखते हैं कि एक लीगेंड नाम का एक टर्म होता है, ठीक है, एक लीगेंड नाम का टर्म होता है जो लोन पेयर डोनर होते हैं। ये जो लीगेंड है ना, ये लोन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लीगेंड्स की इवन टाइप भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लीगेंड्स जो होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं एंड दे डोनेट देयर lone pair to the central metal atom और सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम आर ऑलवेज ट्रांजिशनल एलिमेंट। जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि इसके पास कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलर्ड कैसे शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड ने मेटल को लोन पेयर डोनेट किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कलर देखने के लिए मिल रहा है एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आया? तो इस तरीके से भी कलर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, transfer of electron from lower energy level to the higher energy level, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे एक बात बताई थी कि हमेशा कैसा कलर शो करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा, मतलब जो कलर एब्जॉर्ब किया है उसका उल्टा कलर ये हमें रिलीज करके देगा। तो हम सब ने पढ़ा है भाई विबग्योर के बारे में, है ना। तो VBGYOR। तो अगर वायलेट कलर, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारे लिख दिए ना, कुछ छूट गया क्या, वायलेट हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, है ना, 2 2 3, हाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, मतलब उल्टा क्या है, बराबर में लिखेंगे। तो अगर कोई वायलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा, ठीक है। अगर कोई ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज कलर शो करेगा, रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर शो करेगा। तो आपने देखा है ना कि ये जो अभी तक तो बहुत सारे ये कलर पैलेट आते हैं, है ना। तो जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैशन आइकॉन जो होते हैं, है ना, वो ड्रेस बनाते हैं, ड्रेस के साथ किस टाइप की ज्वेलरी जानी चाहिए, तो उनके पास वो पूरा कलर पैलेट होता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही शो करते हैं। तो वो देखते हैं कि अच्छा अगर किसी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है तो उसके साथ कैसी कलर की ज्वेलरी या फिर कैसी कलर की एसेसरीज चलेंगी, ग्रीन कलर की, है ना, या फिर उससे मिलता जुलता। तो वो क्या होता है, वो उसको कंट्रास्ट कर देता है, वो उसको और अच्छे से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिखाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही समझो आप कि अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है तो येलो कलर ये दिखेगा हमको, ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा एंड वाइसा वर्सा, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर दिखाई देगा, या फिर रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो हमको ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? यस। चलो एक बार एनसीईआरटी को देख ले इसके लिए भी हम। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कितने सारे कलरफुल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कितने सारे कलरफुल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला हमारा देखो वेनेडियम 4 पॉजिटिव, फिर वेनेडियम 3 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इतने रंग बिरंगे कलर हमको यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे वो कैसे होंगे, वो तो भाई हमारे कलरलेस होंगे, ठीक है। वो कैसे हो जाएंगे, वो तो कलरलेस हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखी गई है कि स्कैंडियम अगर अपने 3 पॉजिटिव फॉर्म में है, स्कैंडियम अगर अपने 3 पॉजिटिव फॉर्म में है
तो वो कैसा हमको दिख जाएगा, कलरलेस दिख जाएगा। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव फॉर्म में मतलब 3d 0 है, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो सकता है, तो ये पर्पल कलर शो करेगा। वेनेडियम 4 पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ब्लू कलर शो करेगा। वेनेडियम 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन कलर शो कर रहा है। वेनेडियम 2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वायलेट कलर शो कर रहा है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी वायलेट कलर शो करेगा, ठीक है। मैंगनीज 3 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी कलर कैसा है, वायलेट है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव में टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। मैंगनीज 2 पॉजिटिव में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमें पिंक कलर देगा। आयरन 3 पॉजिटिव में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये येलो कलर दिखेगा हमको। आयरन 2 पॉजिटिव में टोटल 3d6 मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन कलर शो करेगा। फिर एक कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव, मतलब इसमें 4 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू पिंक दिखाई देगा। निकल में हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ग्रीन कलर। कॉपर में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, देखो ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, है ना, ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी ये अपना डी ऑर्बिटल पूरा फिल कर लेता है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस से और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा डी से, तो ये हमारा बन गया 3d9 और ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। लेकिन जब हम जिंक को देखेंगे, है ना, जब हम जिंक को देखेंगे तो जिंक भाई 2 पॉजिटिव या फिर नॉर्मल जिंक, उसके पास कोई भी वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। तो 3D में ऐसे 3 एलिमेंट है जो कि कलरलेस फॉर्म में है। अब तो देखो वो डिपेंड करता है कि हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं कि नहीं करते, या फिर उसको हम चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चाहे अगर हम स्कैंडियम नॉर्मल करते, नॉर्मल स्कैंडियम, तो 3d1 होता, तो इसका कुछ ना कुछ कलर शो होता, है ना। तो यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कलरलेस है, और साथ ही साथ हमारा जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो भी कलरलेस होता है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में एंड कलर फॉर्मेशन के बारे में। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट क्लास में देखो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखो कितना छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटरस्टिशियल एलॉय फॉर्मेशन, तो ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है ना। इन्हीं को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, क्लियर। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।